अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर हज़ारों की तादाद में अफराद ने हाथों में कुरान लेकर एहतजाज किया है। पस मंज़र क्या है, कहानी क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये रिपोर्ट नहीं हो रही, हम आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। सियासत में आजकल दो इशूज़ पे बड़ा डिस्कशन हो रही है। एक है मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक वज़ीर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और दूसरा एक और मामला भी है और वो है अली डार जो कि इसहाक डार साहब के बेटे हैं। उनके हवाले से भी कुछ चहमगोइयाँ हुई हैं। इन दोनों वाक़यात का आपस में क्या ताल्लुक़ है और दोनों वाक़यात एक्चुअली है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो अली डार हैं उन पर इल्ज़ाम लगा कि 100 मिलियन डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी में शायद वो हार गए हैं, और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने अपनी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपनी ही कंपनी को ठेका दिया। दोनों की हम बात करेंगे कि असल कहानी क्या है, ये बताएंगे आपको। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे चीनी के हवाले से। चीनी मार्केट से गायब हो गई है और वो क्यों गायब हुई है उसके हवाले से थोड़ी सी आपको बात करेंगे। तो बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक है? बिल्कुल शाह जी, आप सुनाए खैरियत से हैं? फ़खर, मैं खैरियत से हूँ। दिल बड़ा उदास है, लेकिन एक बात पे दिल बड़ा खुश भी है। हम बलूचिस्तान में वायलेंस के हवाले से ख़बरों का जिक्र करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से डिस्कस करते हैं, और आपको पता है मैं बलूचिस्तान गया भी था, आता जाता रहता हूँ, तकलीफ़ होती है। लेकिन एक बलूचिस्तान से अच्छी खबर है। अच्छा। एक बच्ची है, अरपंगा बरियाल उस बच्ची का नाम है। अच्छा। आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो न्यूयॉर्क में एक मैथ्स ओलंपियाड हो रहा है। ठीक है। बलूचिस्तान से वो बच्ची अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये प्राइड ऑफ बलूचिस्तान भी है। बिल्कुल। वो लोकल प्राइवेट एक स्कूल की बच्ची है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। वो प्राइड ऑफ बलूचिस्तान भी है, अपने स्कूल का भी प्राइड है, ज़ाहिर है पेरेंट्स जो है, और सबसे अहम बात यह कि वो पाकिस्तान का भी प्राइड है। वी विश हर और उनकी बाकी जो टीम है, बाकी टीम मेंबर्स के बारे में भी हम रिपोर्ट करेंगे। पहले ये ख़त्म हो ले तो हम तमाम लोग जो न्यूयॉर्क में हैं भी, वी विश देम वेरी गुड लक, पर्टिकुलरली इस बच्ची की जो बलूचिस्तान से है। एंड बिल्कुल बलूचिस्तान जैसे इलाके से, और ये एक इट्सल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है कि आप मैथमेटिक्स जो ओलंपियाड में वो शिरकत कर रही हैं। हमारी दुआ तो यही है कि वो जीतें और इसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ये पाकिस्तान की ख़ास तौर के ऊपर एजुकेशन के हवाले से ये बड़ी, मैं समझता हूँ, हम नज़रअंदाज करते हैं एजुकेशन सेक्टर को। पाकिस्तान को जो है ना, फ्यूचर पाकिस्तान का है तो वो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से है। जितना आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे, जितना आप तालीम के ऊपर खर्च करेंगे, फ्यूचर उन्हीं का होगा। और 3 तरह के सब्जेक्ट, एक तो ये है कि स्किल एजुकेशन होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ शोबों में महारत लें। दूसरी है कि आपने आगे बढ़ना है तो साइंस और मैथ्स ये लाजमी है। तो ये बच्ची मैथ्स कर रही है, विश गुड लक। तो शाह जी, ये तो अच्छी खबर हो गई। आप मुझे ज़रा बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कल से हमने देखा ये कुछ अफसोसनाक ख़बरें भी आ रही हैं। मामला क्या है, इसके पस मंज़र का ये भी ज़रा बताएं कि ये है क्या। फ़खर, खैबर पख्तूनख्वा में मामला जो दहशतगर्दी का वो तो रुका ही नहीं, और बड़ा ही अफसोस और दुख की बात है। जी हाँ, आपको पता है पूरे खान साहब की एक पूरी आइडियोलॉजी रही है कि तालिबान बड़े अच्छे हैं, आइडियल हैं, और फिर जब इनके साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल का, तो इन्होंने कहा था कि जी इन्होंने गुलामी के शिकंजे तोड़ दिए। ये खान साहब के बयान थे। और फिर ये तो खान साहब इनको तो अपने सूबे में एक दफ्तर देने के लिए भी तैयार थे। और फिर आपको पता है वो पूरी कहानी है, वो सारे लोग जानते हैं कि किस तरह फैज़ हमीद साहब 3 सितंबर 2021 को वहाँ पर गए और उनकी तस्वीरें आईं और इतना पाकिस्तान बदनाम हुआ, और फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आए। अब एक और वाक़या हुआ इसी दौरान। पहले तो मैंने वज़ीर आला का बयान आपको बता दिया। 25 जुलाई को खैबर के इलाके में एक माटर गोला गिरा, जिससे एक छोटी बच्ची जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। वो बेचारी जान बहक हो गई, छोटी बच्ची, मासूम बच्ची।
अब वो जो मुकामी लोग हैं वहाँ पर करीबी सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी थी, वो उसको डेड बॉडी को वहाँ पर ले आए, वहाँ पर रख दिया, एहतजाज किया, फायरिंग हो गई, एक और सिचुएशन एस्केलेट कर गई और कोई कैजुअलिटी, ज़ख्मी हो गए। बाद में जिरगा हुआ, जिरगे में तय हो गया जी कि कंपनसेशन होगी, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए इमदादी पैसे तय किए गए, जो जाँ बहक हुए हैं उनके लिए इमदादी पैसे तय कर लिए गए। फिर बल्कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान हैं वो ज़ख्मियों को इयादत करने के लिए भी जो है वो तस्वीरें अभी देख रहे हैं हमारे नाजरीन कि वो भी गए। अच्छा, अब वहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद हैं और मुझे जो एक नई बात पता लगी है वो बड़ी हैरानकुन बात पता लगी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं मिलिटेंट्स को हिट करने के लिए, ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन मिलिटेंट के पास भी ड्रोन्स है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यस, मेरी बड़ी ज़िम्मेदार लोगों से बात हुई और वहाँ पे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं ना, एक तो मुकामी लोग हैं उनसे बात होती है, फिर वहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट हैं जो बड़ा ही कमाल का काम कर रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पे फरजाना का जिक्र करूँगा जो आज टीवी की हेड है वहाँ पे पेशावर में। अच्छा, बड़ी बहादुर खातून, हमारी ख्वातीन सारी जो केपी में काम कर रही है दे ऑल आर मार्वलस, लेकिन फरजाना इसलिए कि वो ब्यूरो हेड कर रही है। हमारे जियो की भी ख्वातीन है, बड़ी ज़बरदस्त काम करती हैं। अच्छा, एक और जो जर्नलिस्ट है जिसका नाम मैं ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी, रसूल दावड़, यंग लड़का है, बड़ा ही अच्छा, ये ट्राइबल एरिया में रहता था, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता था, आजकल हमारे साथ पेशावर में, बहुत कमाल का जर्नलिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त बड़ा एक हमारे ब्यूरो चीफ है जियो के, वो भी बड़े एक कमाल जर्नलिस्ट है, बड़ी रहनुमाई मैं उनसे लेता हूँ। तो ये जो लोग हैं बड़े कमाल के हैं, बड़ी अपनी जान हथेली पे रख के हकायक रिपोर्ट करते हैं। आज क्या हुआ, एक तो मैंने सीक्वेंस आपको बैकग्राउंड बताया, आज क्या हुआ है कि तीरा में हज़ारों की तादाद में लोग जो है एहतजाज करने गए हैं। अच्छा। क्योंकि तीरा में मिलिटेंट्स अस्करियत पसंद मौजूद है। तो ये कल भी तीरा का वो जो है वो जो थे जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर, वो कल भी उन्होंने कुछ वीडियोस लगाई हुई थी। जी जी, वो तो लगाई हुई है। स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ बन जाते हैं ना। अच्छा। हर सियासी जमात का अपना एक स्टेक है, ज़ाहिर जमात इस्लामी के या वो सेनेटर साहब जो है हमारे मुश्ताक साहब उनका ज़ाहिर एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। असल मामला है मसला हल हो। तो आज लोगों ने एहतजाज किया, हाथों में कुरान पकड़ कर वॉक किया तीरा में, जहाँ पर अस्करियत पसंद ये गुड तालिबान रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और गुड भी रह रहे हैं और शायद बैड भी रह रहे हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया कि आप इधर से निकल जाएं। उन्होंने कहा अगर आप इधर से निकल जाएंगे तो हम अगली दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी एहतजाज ये लेके जाएंगे, वो भी इधर से निकल जाएं। अच्छा। तो वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। जो सूबाई हुकूमत है वो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन में फंसी हुई है और सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया के दरमियान भी एक खिंचाव मौजूद है। ज़ाहिर है जो मेन स्पेक्ट्रम में जो PTI एक एहतजाज करती है या खान साहब जो एहतजाज करते हैं, तो वो उनकी मैसेज तो यही होता है ना अपने चीफ मिनिस्टर को कि आपने इंतज़ामिया के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन नहीं करना। अच्छा, अब सूबाई हुकूमत भी कोई आइडियल नहीं है कि जिसकी कोई हम तारीफ़ कर सके, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी की तरफ से भी बड़ी गलतियाँ, ये तो गलतियों का मरक्का है ना सारी तरफ। मसला वहाँ का वहाँ पर है कि आम जो पश्तून भाई है हमारा, उसके बच्चे मर रहे हैं, वो मर रहा है, फायरिंग हो जाती है। अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि नहीं हम तो मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक करते हैं। अब जो कैजुअलिटीज़ जब सिविलियन हो जाती हैं तो कुछ और चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। ये बच्ची का वाक़या भी आ गया। और फिर सोशल मीडिया पे इन्होंने एक अलग फोर्स बनाई हुई है जो वहाँ पर एक्चुअल वाक़यात हो रहे हैं उसको रिपोर्ट ही नहीं होने दिया, सोशल मीडिया पे भी नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि एक मुकाबले का नैरेटिव लाते हैं ना। वहाँ से प्रॉपर रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो वहाँ पर उस तरह से उनको हाईलाइट ही नहीं हो रहा। असल मसला सेंसिटिव है ना कि अगर आपको चीज़ मिलिटेंट के ख़िलाफ़ जाती है तो मिलिटेंट आपको अटैक करेगा। अगर कोई चीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा बहुत आप क्रिटिसाइज कर लेते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस आपसे नाखुश, तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पर जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल है और जर्नलिज्म करना भी बड़ा मुश्किल है। और अहम बात यह है कि हमारे पश्तून वहाँ पर भाई जो हैं वो मर रहे हैं। ये मसला हल होना चाहिए और इसके लिए
अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको पॉलिटिशियन को मजबूत करना पड़ेगा। आप सूबाई हुकूमत पर एतमाद नहीं करते तो यार लोकल गवर्नमेंट कोई मजबूत कर दें यार, और इख्तियारात उनको दें। ये नहीं आप हल कर सकते, या कहें कि कोई डीसी एसी हल कर लेगा, वो भी नहीं कर सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर है उनका एक अपना लेंस होता है, सिक्योरिटी उनका लेंस होता है, वो भी। तो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल जो इंगेजमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है, और इसके ऊपर बड़ी लंबी बात होगी। और मैं चाहूँगा फ़खर कि अगले 2-3 दिनों में हम खैबर पख्तूनख्वा से किसी को दावत दें, या ख़ुद हम खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, वहाँ पर किसी 1-2 बंदों से बात करें रेलिवेंट तक के। एक मसला तो हम बयान करते ही हैं ना, मसले का हल भी बयान करें हम। तो ये है वहाँ की सूरत हाल, बहुत बिल्कुल अलार्मिंग सूरत हाल है। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो उसमें आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकल कंसेंसस और पॉलिटिकल जो है इसको अडॉप्ट करना चाहिए ख़ास तौर के ऊपर। देखें पीटीआई के पास अपॉर्चुनिटी रही है, जब इमरान खान हुकूमत में थे उस टाइम आपने ये सारा बयान कर दिया है। आपने ही हमारा जो टॉक शो का जो शो था उसमें ही आपने रिपोर्ट किया था कि तालिबान को किस तरह से ये ख़ुद जो है अली अमीन गंडापुर जो है ये अपने इलाके में भत्ता देते हैं अपनी ज़मीनों के हवाले से। तो देखें स्ट्रेंथन करने के हवाले से या इस तरह ये उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप एक किसी के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दें और दूसरा ख़ुद को बरी ज़िम्मा कर दें। तो इसमें पीटीआई इक्वली आपने वो ख़ुद कवरेज की जो पीटीआई की नेगोशिएशन या जो इमरान खान की हुकूमत में जब तालिबान के साथ हुई कि किस तरह से उनको खुश करने के लिए गाड़ी का तोहफ़ा दिया गया था वो नूर वली को या इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें ये अब अली अमीन गंडापुर अगर ये ख़ुद से अपनी ज़िम्मेदारी हटा के मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर डाल रहे हैं तो ये भी मेरा ख़्याल है ये मसले का हल नहीं है जो वो कह रहे हैं। तो इसके मसले का हल फिर वही है कि आपको एक नेशनल लेवल के ऊपर एक ब्रांड जो है वो डायलॉग या एपीसी वो बुलानी चाहिए और ये इस मसले का हल लाजमी निकालना होगा। क्योंकि एक बात जो और आप कह रहे थे ना कि यहाँ पे हमारे पश्तून भाई जो है वो मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इधर जो है वो पश्तूनों को टारगेट किया जा रहा है या वो क्योंकि वहाँ पे रहते हैं नेचुरली वो टारगेट होते हैं। दूसरे सूबों में देखें तो ये किसी एक कौमियत तक नहीं है, ये जो दहशत गर्दों का टारगेट है। खैबर पख्तूनख्वा की कर रहे हैं ना, इसलिए तो इसलिए ये जो है ना ये सारी पूरे पाकिस्तानी ही इसमें जो है वो इन दहशत गर्दों का टारगेट हैं। बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ पे पंजाबियों को चुन चुन के मारा जाता है और दूसरी तरफ से बलोचों का भी अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये एक पूरा मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर मामला है जो सिक्योरिटी के हवाले से, और इसका एक मरतबा पूरी तमाम जो है ये ऑल पार्टीज़ को बुला के सिक्योरिटी इदारों को भी वो करना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लिमान की कमेटी है उसमें चाहे डिस्कस करना चाहिए या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो है वो सबको मदऊ करके तो ये इस मसले का हल बिल्कुल निकालना चाहिए। पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक के ऊपर जा रहा है, मईशत के हवाले से हो या ओवरऑल पॉलिटिकल वो देखा जाए तो उसमें फिर ये इस तरह के वाक़यात दोबारा से जन्म लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई मुस्तकबिल कोई अच्छा इसका वो नहीं होगा। तो इसलिए ये इसका हल निकलना चाहिए बिल्कुल। फ़खर मैं आपको बात बताऊँ कि एक जो अली अमीन की बात है ना वो बड़ी, आप कह रहे हैं ना कि वो ठीक नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक बात उनकी बड़ी जेन्युइन है। आप उनसे हम इख्तलाफ करते हैं कि बहुत सारे मामलों पे इख्तलाफ है कि ये जो मुसल्ला अफराद है ना ये बावर्दी होने चाहिए। मेरी बात समझ ना, इसमें तो कोई उनके इख्तियार की बात नहीं है ना। और दूसरी बात ये जब से वो चला गया ना इख्तियार, देखिए एग्जेक्टिव का कि आपकी अप्रूवल होगी सर्टन इदारों से तो तभी आप अफसर लगेंगे। तो अब ये जो सूबाई हुकूमतों वाला आपको नज़र आते हैं सारे मरकज़ में भी और सूबों में भी, उनके पास वो उतनी पावर रह नहीं गई। बातें हम जितनी मर्जी कर रहे हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन वो पावर्स रह नहीं गई। दूसरी बात ये है फ़खर, एक्सट्रीमिज़म हम तालिबान को ख़त्म करने के लिए गुड तालिबान की पॉलिसी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म करने बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा कि 1999 में चीन का 50वीं सालगिरह थी आज़ादी की, तो उन्होंने पाकिस्तान को दावत दी 1998 में। तो उन्होंने पाकिस्तान को दावत दी तो पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे मुशाहिद हुसैन सैयद, वो हमीद हारून साहब जो डॉन के जो अखबार के जो है मालिक, वो एक दो और वज़ीर, परवेज़ रशीद और कुछ और लोग भी, ये 1998 में गए। चीन ने पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क को दावत दी थी, वो था पाकिस्तान। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पर जाके बातें शुरू की, तो थिंक टैंक्स से मुलाकातें हुई। तो हमीद हारून साहब ने बताया कि जी
आपके बारे में ना अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई है तो हिंदुस्तान ने ये बात की है, जो कि चीन के मुखालफ थी। और बाकी बातों का करें, लेकिन इस बात का वो जवाब नहीं देते थे। किस बात का? कि जो उन्होंने कोट किया ना हिंदुस्तान के हवाले से कि हिंदुस्तान ने आपके खिलाफ ये बात किया। फिर और मुलाकातें हुई, उसमें भी हमीद हारून साहब ने वही बात दोहराई, लेकिन किसी चीनी ने उनका जवाब नहीं दिया। फिर और मुलाकातें हुई, ऊपर टॉप पे जाते रहे तो नोबडी आंसर्ड। जब टॉप पे जो लेवल पे वज़रा लेवल की मीटिंग्स हुई ना, उनकी पार्टी लेवल की, पार्टी उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो एक बंदे ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम इन बातों का जवाब ही नहीं देते होते। कोई क्या कह रहा है, क्या कोई क्या कर रहा है, हम अपने सिर्फ काम हम अपने ताल्लुकात जो है उनका ख्याल रखते हैं। तो उस वक्त हमारे जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, उन्होंने चीनी क़यादत को कहा एट दैट टाइम कि देखिए आपके 11 या 12 मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं टूरिज़म की पूरे चीन में, तो हम आपके हिमालय से बुलंद और पता नहीं वो एक है ना पूरा समंदर से गहरी और पता नहीं हिमालय से बुलंद जो दोस्ती है, तो आप हमें भी कर दें। तो एट दैट टाइम जो चीनी की आदत है, उन्होंने 1998 की बात सुना रहा हूँ, ये बातें आ गई तो वो पुरानी बात ज़हन में किसी ने सुनाई थी। तो उन्होंने इस डेलीगेशन को कहा कि देखिए आप एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करिए, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा था, कौन? चीनी क़यादत कह रही है, चीनी सदर और चीनी वज़रा कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक तो एक्सट्रीमिज़म ख़त्म कीजिए, दूसरा कश्मीर के ऊपर अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखिए, लेकिन भारत के साथ अमन कायम करिए। ये 1998 में, आज 27 साल गुजर गए उस बात को। हम कहाँ पर खड़े हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख लें। तो मेरे ख्याल में हम अपना जब सूरत हाल में अपने आप को जिम्मेदारी ठहराएंगे ना, तो फिर मसले का हल भी निकालेंगे। बिल्कुल। खैर लंबी बातें हो जाएंगी। वो मामला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ अली डार के ऊपर मिफ्ता साहब ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वो पता नहीं $100 मिलियन हार गए हैं समथिंग क्रिप्टो में, और दूसरी तरफ मिफ्ता पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जब वो वज़ीर थे तो अपनी ही एक कंपनी को एक ठेका दे दिया था। ठीक है, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि मिफ्ता साहब की इस कंपनी के बारे में अनोशे रहमान ने, सेनेटर अनोशे रहमान ने पार्लियामेंट में सवाल अभी किया, तारक फजल चौधरी ने जवाब अभी दिया, लेकिन 1 माह पहले से भी आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह है। तो मैं आपको कह रहा था यार देख लेना कि ज़ाहिर है वो अपोजिशन में और आप इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे थे। तो अब मुझे बताएं, पहले तो बताएं कि मिफ्ता के ऊपर इल्ज़ाम की क्या हकीकत है, और कुछ मैं इस इल्ज़ाम की हकीकत भी बताऊंगा, और फिर बताएंगे कि पीछे की असल कहानी क्या है। बिल्कुल, पीछे की ज़रा मैं बताऊं शाहजी, ये अटैक और काउंटर अटैक हुआ है जो 2 दिन पहले हुआ है ना। मैं जानबूझ के अनुषा का नाम लिया है। तो ये हुआ ये है कि जो 2 दिन पहले नदीम मलिक साहब का शो था ना, उसमें नदीम मलिक साहब ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान ये क्रिप्टो के ऊपर बात हो रही थी, और मिफ्ता इस्माइल का आर्गूमेंट ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत को क्रिप्टो में इन्वेस्ट खुद नहीं करना चाहिए। और उसी दौरान ही एक नदीम मलिक साहब की तरफ से आया कि अभी ये हमने सुना था कि एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली है, उसने $100 मिलियन उसका जो है वो उसको नुकसान हुआ है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो मिफ्ता ने कहा हाँ कुछ इस तरह की मेरी भी इतलात हैं, या इस तरह का मैंने भी सुना है इस तरह। तो अगले ही दिन हमने देखा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक सवाल होता है, और उसका सप्लीमेंट्री सवाल अनुशे रहमान जो है वो करती हैं, और उस पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से सारा बताते हैं कि 2022 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, और उसमें जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने 4 अरब से उसका बजट बढ़ा के 22 अरब कर दिया, और अगले 3 सालों में 97 बिलियन का इनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो शाहजी आपके इल्म में है ये जो है ना, मैंने इस पे स्टोरी पे मई में काम शुरू किया था, क्योंकि ये जो स्टोरी थी इसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे। इसमें आपकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी थी, इसमें यूएन की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी थी, इसमें जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी था, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी। तो मैंने ये सारा जो है ये इस हवाले से काम जब शुरू किया, मुझे ये पता चला कि $2 अरब इसका जो है वो बजट था।
लेकिन अचानक ही ये बढ़ के 20 अरब रुपए से ऊपर जो है वो उसका वो टोटल बजट एलोकेशन हो गई मिफ्ता इस्माइल के दौर में। और मज़े की बात ये कि ये मिफ्ता इस्माइल की अपनी ही कंपनी को ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड बनाया जाता है, स्टंटिंग और जो माल न्यूट्रिशन, जो बच्चों में खुराक की किल्लत कमज़ोर होती बच्चे है, रह जाते हैं। हाँ, तो उनकी जो सेहत और नशो-नुमा के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था। इस पे मैंने जब शुरू किया काम, तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने इकट्ठे किए, उससे ये पता चला कि ये प्रोग्राम दरअसल शुरू किया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उसके पहले ही साल 2019 में ये शुरू किया गया था। और उस टाइम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी वो सानिया निश्तर साहिबा थी, डॉक्टर सानिया निश्तर। उन्होंने 36वां इनका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोर्ड हुआ, उसमें डिस्कस हुआ कि ये जो स्टंटिंग और माल न्यूट्रिशन को काउंटर करने के लिए हमने जो इसके ऊपर वर्किंग की है, तो ये एक फ़ैसला किया गया बोर्ड की तरफ से कि हम इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी ओवरऑल जो इस प्रोग्राम की हैंडलिंग है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देंगे, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये स्पेशलिटी नहीं है और ये इसको कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया के बाकी मुल्कों में भी इसी प्रोग्राम को, जो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए ये चला रहा है, तो हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को ये प्रोग्राम दे रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा से ऑलरेडी उनके साथ बातचीत हो चुकी थी और ये कहा गया था कि इसको एक्सपेडाइट करके ये फौरी तौर के ऊपर शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत का जो एक मामला है वो बढ़ता जा रहा है। इस पे जो है वो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी कि ये प्रोग्राम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या पाकिस्तान की हुकूमत वो नहीं चलाएगी, बल्कि ये चलाएगी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाएगी। अब उस पे जो आगे भी मोडेलिटीज़ थी कि जो सर्विस चार्जेस होते हैं, यूएन की एजेंसीज़ अगर कोई इम्प्लीमेंट करती है ना किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो वो किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है, उसके कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, 13% इसके जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो मेरे पास जो इनके मिनट्स थे उसकी वो सारी आई। फिर मैंने इसके बाद लिखा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को, उनको भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आपको क्यों दिया गया, क्या ये इस वजह से दिया गया कि पेपरा रूल को अवॉइड करने के लिए कि किसी स्पेसिफिक कंपनीज़ को ठेका देने के हवाले से हो। खैर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने मुझे 29 मई को जवाब दिया था, ठीक। और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक जो मेरे क्वेश्चंस थे उनका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक जो जेनेरिक एक बात होती है और सारा कि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, हम जो फूड की क्वालिटी होती है उसको इंश्योर करते हैं और सिर्फ उन कंपनीज़ को देते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे यूनिसेफ और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन उनके पास हो के ये क्वालिटी टेस्ट और ये सारा कुछ अप्रूव करते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल की जो इस्माइल इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो ये इसी माल न्यूट्रिशन और जो ग़िज़ाई किल्लत होती है उसको पूरा करने के लिए, ये पहले से ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दीगर ममालिक में भी ये वाला जो सप्लीमेंट था, फूड सप्लीमेंट था, वो प्रोवाइड करता था। तो ऐसा नहीं था कि ये मिफ्ता पहली इस्माइल दफ़ा कर रहा था। पहली दफ़ा दे रहे थे या ये अपनी हुकूमत और वज़ीर बनने के बाद उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उस वजह से दिया गया। तो पहली बात ये थी कि मिफ्ता इस्माइल की ये जो अपना फ़ैसला नहीं था, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ैसला था और वो भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में था, और उसी में ही ये बताया गया था कि इनिशली जो है ये पायलट प्रोजेक्ट होगा और उसके बाद इसको इन्हेंस करेंगे और दीगर पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो पहले 2 साल में, पहले साल 2 अरब रुपए इसकी जो है वो एलोकेशन थी, दूसरे साल 4 अरब रुपए थी, तीसरे साल जब इसको एक्सटेंड किया गया पाकिस्तान भर में तो उसकी जो है वो एलोकेशन 20 अरब रुपए कर दी गई। चौथे साल मिफ्ता इस्माइल चला गया, इसहाक डार साहब आ गए, तो उसकी एलोकेशन 34 अरब रुपए हो गई और 5वें साल उसकी एलोकेशन 42 अरब रुपए हो गई। तो ये मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर की वजह से एक ही साल के लिए ये ठेका दिया गया हो, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए, और उसकी रीज़न ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो आपको लोन देते हैं और जो आपको ग्रांट्स देते हैं, उनमें कंडीशन होती है कि पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आपने ये प्रोग्राम्स वो करने हैं, तो ये उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही इसी तरह के प्रोग्राम चलाए जाते अच्छा, हैं। यानी कि जब आपने क्लियर कर दिया। ये सारी फाइंडिंग्स जब मेरे पास आई तो मुझे ये लगा कि ये स्टोरी अगर आप ज़बरदस्ती किसी को मेलाइन करने के लिए करें तो वो और बात है, अदरवाइज़ अगर इसको पर देखा जाए तो ये चीज़ स्टोरी नहीं बनती, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। फिर ये परसों तरसों वो मामला हो गया, तो अच्छा, मैं ना इसमें 2 एस्पेक्ट बताता हूँ। ये हुआ क्या है, यानी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हुआ ये है कि आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल और जनाब इसहाक डार में एक पुराना पुराना एक मुखासमत क्लैश है,
एक थोड़ा सा क्लैश है कि ज़ाहिर है इसहाक डार बिग विग हैं, एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनका फोटे ये है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया था पीडीएम से भी पहले जब शाहिद खाकान अब्बासी जी बने थे शायद तो उस टाइम भी इनको वो दिया गया था। तो शायद खाकान बासी के दौर में भी ये थे। अब मामला ये है कि एक पुरानी एक जिसे कहते हैं ना, वो शायद इसहाक डार को इतने नाराज़ ना भी हो, लेकिन इधर उधर वाले बातें करने वाले उठाते हैं ना कि जी देखें जी वो लग गया। अच्छा वो चाहे इसहाक डार ना हो या चाहे मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार के खिलाफ ना हो, लेकिन इधर उधर जो महलाती साजिशें होती हैं वो यही होती हैं। अब सब लोगों को पता है कि सेनेटर अनोशे रहमान, इनका सेनेटर इसहाक डार से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा एक कॉर्डियल इनका रिलेशनशिप है। सारी इनकी कैरियर में अनोशा रहमान ने बड़ा इसहाक डार से सीखा भी है, आगे बढ़ी है, और ज़ाहिर अनोशे की अपनी भी एक मेहनत है। तो अनोशे जब कोई बात करती है, चाहे वो ख़ुद भी बात कर रही हो, तो बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि इसहाक डार ने बात की है, ठीक है। अब ये अनोशे ने ये बात की है इधर से, और उधर से ये बात हो गई मिफ्ता की तरफ से, और ये बेसिकली वो जो पुराना जो था ना, जो पूरा उभार था वो बाहर निकल आया, वो निकल आया। अब ये जो अली डार है, अच्छा इस पे सॉरी मैं आपकी बात, ये अली डार वाले मामले पे पहुंचने से पहले ना मैं मिफ्ता वाले पे, एक तो ये साइड हो गई कि मिफ्ता इस्माइल ने जो बात की या जो मेरी फाइंडिंग थी उस पे हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हुकूमत ये कहती है कि देखें ठीक है आप जो मिफ्ता इस्माइल का कोई रोल नहीं होगा इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन एज ए मिनिस्टर जब ये वो कहते, एक मेरे मिनिस्टर से बात हुई, वो कहते हैं कि बतौर मिनिस्टर जब हमें कोई अपने ग्रांट्स में या अपने जो वजारत के फ़ंड्स में इजाफा चाहिए होता है तो हम एक छोटी छोटी चीज़ भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास लेकर जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल देती है तो उसके बाद ही ये इसका जो बजट है वो बढ़ाया जाता है। तो मिफ्ता इस्माइल को ये पता था, इस वजह से ये जो है उन्होंने ये 4 अरब से बढ़ा के 20 अरब रुपए कर दिया। एक तो हुकूमत की तरफ से ये कहा ये जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बयान नहीं किया गया। दूसरा वो कहते हैं कि उसके काउंटर में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कहाँ पे बयान करता है, तो उस पे हुकूमत के वज़ीर ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनका क्लियर कट था, मिफ्ता इस्माइल को पता था कि उसकी कंपनी को ये ठेका पहले भी दिया जाता है, अब भी जाएगा, तो इनको जो काबीना में जब ये बजट की अप्रूवल का था उस टाइम रिक्यूज़ कर लेना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि आप ये मेरा इसमें क्योंकि कंपनी पार्टिसिपेट करती है इसलिए मैं इस फैसले में नहीं बैठता। तो ये हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि ये एक क्लियर कट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस था, मिफ्ता को रिक्यूज़ कर जाना चाहिए था और बता देना चाहिए था, जबकि मिफ्ता कहता है कि ये सबको पता है, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ मेरी आज से नहीं है, मेरे आबाओ अजदाद अच्छा से वैसे चली आ ना रही है। टू बी फेयर मैं मिफ्ता को इतना गलत नहीं समझता हूँ, और मेरे ख्याल में उसकी बात में वज़न है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी ठीक है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए तो आप ज़रूर बयान करें। उस बयान कर देने से आपकी इज़्ज़त ही बनती है। तो खैर मेरा ये ख्याल है कि मिफ्ता बयान कर देते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, इसमें वज़न है बात में। लेकिन वो जो बात आपने पहले बात बता दी, असल बात तो ये है कि वो पहली दफ़ा तो था नहीं, वो तो एक सिलसिला उन्होंने अप्रूव की हुई है वो कंपनी। जो अली डार है, जो मैं ये समझता हूँ कोलैटरल डैमेज है ना अली डार। अच्छा अली डार जो है ये यंग मैन बिजनेसमैन, 2003 में ये बंदा चले गया, नौजवान जो है ये यूएई चला गया 2003 में, और उसने वहाँ पर बिजनेस शुरू किया। रियल स्टेट का एरिया है इसका, काफ़ी कुछ 40+ प्रोजेक्ट्स इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बेची हुई हैं वहाँ पर। बल्कि 2008 का जो रिसेशन आया उसमें इनको नुकसान भी हुआ कोई थोड़ा बहुत। फिर 2017 में जब यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट थी और यहाँ पर पनामा का जब फैसला आ गया तो ये वहाँ पर 100 स्टोरी प्लस बिल्डिंग एक बना रहे थे। अच्छा। यूएई में। और जब वो 100 स्टोरी प्लस बिल्डिंग बना रहे थे तो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके साथ भी इनकी एक डील थी और एक बैंक ने भी इनको लीज करना था। मैं मोटी बात बता रहा हूँ। तो जब इधर फैसला आया तो बैंक वाले जो है ना रिस्क नहीं लेते होते, तो उधर बैंक ने कहा कि जी हम तो पैसे नहीं देंगे, ये तो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट आदमी है, और वो उन्होंने बैंक वाले पीछे हट गए। अली डार ने अपना जो मंसूबा है जो 100+ बिल्डिंग का था, स्टोरीज का था, वो औने पौने दामों बेच दिया। उस पर भी इसको ज़ाहिर नुकसान हुआ। वही मंसूबा आज
मिलियंस ऑफ रुपीस, मिलियंस ऑफ आप डॉलर्स कह लें, ठीक है, उसमें फ़ायदे में जो औने पौने दामों एट दैट टाइम जो फैसला हुआ था पनामा वाला, और जो वो एवरीवन नोज आज ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि वो गलत फैसला हुआ था, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, वो सारा काम ही पनामा फ्रॉम डे 1 टू डे एंड फैसले तक वो सब ऐसे ही था। तो वो भी एट दैट टाइम, लेकिन इस बंदे ने अपनी जो काम की क्रेडिबिलिटी है वो रखी। अब आपको याद हो खान साहब कहा करते थे कि जी ये ना इधर रहते हैं ना इधर कारोबार करते हैं। अच्छा, बात ठीक थी खान साहब की कि जी कारोबार तो आप इधर करें, लेकिन इनकी पॉइंट ऑफ व्यू ये थी कि जब हम इधर कारोबार करते हैं तो आप आके हमारी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। घर पे कब्जा कर लिया जी था, जी, घर नीलाम कर दिया, नीलाम कर दिया। फिर अभी ना वो लड़का यहाँ पर आके कारोबार कर रहा है। अच्छा, किसी मेरे पास $100 मिलियन है, $200 मिलियन है, $50 मिलियन है, मुझे नहीं पता, मुझे इस कहानी का नहीं पता कि ये कहानी क्या है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एक बात का तो मुझे पता है, वो ये है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी, मैं या आप कारोबार करते हैं, उसमें कोई फ़ायदा हो गया है या कोई नुकसान हो गया, दैट इज़ माई लॉस एंड प्रॉफिट, ऐसा ही है ना। हाँ, उसमें ज़रूर मसला आएगा कि अगर आप ये साबित कर दें कि ये जो इसमें कोई पैसे करप्शन जो का है, ill-gotten इसमें हुकूमत के कोई या टैक्स पैसा चोरी किया है, या ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पर बिजनेसमैन को मलाइन करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन हो, तो ये एक सैड। इस पे थोड़ा सा मैंने काम किया था शाहजी, इस स्टोरी के ऊपर भी, अली डार वाले पे। तो ये जो 100 मिलियन वाली जो है ना, ये भी मुझे कोई महीना एक पहले पता चला, और फिर मैंने इसके हवाले से काम किया कोई थोड़ा बहुत, तो मुझे ये पता चला कि अली डार ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये जो इसका वॉल्यूम बताया जा रहा है ना $100 मिलियन वाला, वो $100 मिलियन से बहुत ज़्यादा कम उसकी इन्वेस्टमेंट थी। और ये पूरा टोटल जो जिस तरह कहा जा रहा है कि क्रिप्टो में नुकसान हो गया, ये लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो जो है वो काम जो है इसका कैसे होता है और किस तरह से। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई थी ना, ये इसमें सिर्फ क्रिप्टो का वो नहीं था, ये एक पूरा आईटी रिलेटेड और इंटीग्रेटेड एक किस्म का प्रोजेक्ट था। और इसमें आपको फोर्टनाइटली कभी भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो है वो फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक जो परसेप्शन वो की जाती है कि ये जुए की तरह हार गए उसमें क्रिप्टो, तो इस टाइम अगर आप देखें तो वो जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो चला गया है। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे में जो है वो क्रिप्टो का ही बिज़नेस है। तो ये कहना कि एक $100 मिलियन जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और वो डूब गया और जुए में हार गए, और ये तो ये इसमें जो मेरा ख्याल है ये मुकम्मल तौर के ऊपर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया बस असल में तो वही बात है ना, हाँ, बैकग्राउंड वही है कि कोई और लड़ाई हो रही है जिसमें एक दूसरे को मलाइन करना है। आपने अली डार इधर से कोलैटरल डैमेज बन गया, और उधर से मिफ्ता के बारे में तारक फजल चौधरी साहब ने बयान जारी कर दिया, तो हुकूमत ने अपना वो क्योंकि इन्होंने बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन्होंने पार्टी बनाई हुई है ना, मिफ्ता ने शायद खाकान अब्बासी के साथ, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को उस बात का भी एक वो है, वो इनको बिलाइन करेंगे, लेकिन कोलैटरल डैमेज हो रहा है, ये सब कुछ असूल के ऊपर नहीं हो रहा। बिल्कुल। अच्छा शाहजी, कोलैटरल डैमेज जो है ना ये इधर भी नहीं हो रहा, आम आवाम भी आजकल बड़ा एक कोलैटरल डैमेज बनी हुई है। हाँ, मैं उसके ऊपर जाने से पहले ना फ़खर, एक कोलैटरल डैमेज कुछ दिन पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में हुआ है, वो बैरिया टाउन के वो कर्नल खलील साहब जो उनकी फैमिली, वो उसके बारे में डिटेल्स है मेरी, लेकिन आज नहीं कल बताएंगे, कल उस पर तफसील से बताएंगे। लेकिन आप बताएं वो जो कोलैटरल डैमेज अवाम का हो रहा है चीनी की सूरत। बिल्कुल शाहजी, चीनी वाला मैं समझता हूँ इसमें जितना भी ये बहरान है इस टाइम, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, इसमें वज़ीर आज़म भी हैं, उसमें जो वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर भी हैं। ये जो चीनी का बहरान है ना, ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जानबूझ के ही बहरान पैदा किया गया है। और जो शुगर जो कार्टेल है ना, ये एक बहुत बड़ा पावरफुल एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर। आप देखें तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल इसी तरह का आता है, एक बहरान पैदा किया जाता है, और उसके बाद आवाम सफ़र करती है, और उससे भी ज़्यादा जो सफ़र करते हैं ना वो किसान करते हैं। अब ये इसके हवाले से हम तफसीलन भी, मैं इस हवाले से काम कर रहा हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, किसने मंजूरी दी थी, ये सारा कुछ वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो एक थोड़ा सा अगर मैं बता सकूँ कि आप मार्केट में जाए ना, इस टाइम आपको चीनी नहीं मिलेगी, दुकानों के ऊपर चीनी रखना दुकानदारों ने छोड़ दिया है। उसकी वजह पता है क्या है? मैंने आज फिर ये इसी हवाले से मैं वैसे गया चीनी लेने, तो उन्होंने कहा नहीं है चीनी। मैंने कहा वजह क्या है? तो वो ये बताते हैं कि इस टाइम जो मार्केट में जो चीनी अगर लेने जाएं होलसेल मार्केट में, तो वो कोई 9,300 रुपये का एक तोड़ा मिलता है, जो जिसमें 49.5 kg होता है, यानी 49.5
किलो चीनी होती है, तो उसको अगर आप रिटेल में बेचेंगे तो वो आपको 190 रुपीज़ का सिर्फ परचेजिंग कीमत वो पड़ेगी, यानी 190 रुपए की पड़ेगी। लेकिन हुकूमत की जो इंतज़ामिया और मशीनरी है वो इस टाइम आपको पता है क्या कर रही है, उन्होंने ज़बरदस्ती जो दुकानदारों को और उनको ये दिया हुआ है कि 172 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा अगर बेची चीनी तो हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो चालान करेंगे और आपके ख़िलाफ़ जुर्माने करेंगे, आपकी दुकान को बंद कर देंगे। यानी आपकी जो गवर्नेंस है वो एंड यूज़र से पहले जो रिटेलर के ऊपर चल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं जो उनको तो पकड़ नहीं उनको रहे। पकड़ नहीं रहे। और ये कहा दुकानदारों से ये कहा जा रहा है कि 190 वाली चीज़ 172 में बेचें, तो इससे बेहतर है वो कहते हैं हम ये रखते ही नहीं है ताकि ये हमें 18 रुपये पर केजी नुकसान ना हो। तो ये इस पे मैं समझता हूँ ये हुकूमत की इस जो मौजूदा दौर में सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ा ये एक जो मैं समझता हूँ ये लगाया गया है। इसके ऊपर लाजमी जो है वज़ीर आज़म को ये कहा मेरा ख्याल है कि एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और अब ये कहा जा रहा है इंपोर्ट देंगे। वज़ीर आज़म साहब की भी तो शुगर मिली बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये आज बल्कि वो मिफ्ता इस्माइल ने भी वो की कि इनकी फैमिली की है और ये नॉन फैक्ट है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये अपना इनको क्लियर कराना चाहिए जो वज़ीर आज़म को और अपनी हुकूमत के ऊपर ये जिस तरह से यार ये दाग बहुत है। बड़ा माफिया बहुत है बड़ा। शुगर वाला, ये हर दौर में रहा है बिल्कुल और अनफॉर्चुनेटली ये किसी के काबू में नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत आई उसका इशारे हैं शुगर माफिया के लोग। बिल्कुल, जो भी हुकूमत आई, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना किसकी यहाँ पर नहीं है। खान साहब के दौर में तरीन की थी, आल्दो के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ठीक है, और उन्होंने एक साथ खुसरो परवेज फैमिली की भी थी जी जो जी इनके खुसरो वज़ीर परवेज थे। की थी, हाँ, बिल्कुल, और आसिफ जरदारी साहब की जरदारी है, साहब की है, शरीफ उनके- बरादरान की है। तो सब ये कारोबार करना गलत बात नहीं है, लेकिन मेहरबानी लेकिन करें इस तरह मुल्क पे मैनिपुलेट तो रहम ना करें, करें ना मैनिपुलेशन आप। ना करें। हाँ, हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में यही यही है, है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।